डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आप जब प्रॉपर्टी नहीं पढ़े तो आपके पास गुनाह माफ था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स था तो आप एक्सपेंड करके बना लेते थे। आप अगर कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाना चाहते हो तो ये तो तय मानो कि जब तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगा आप एक्सपेंशन की मेथड से आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टी पढ़ने का क्या मकसद है ये समझना है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी याद नहीं रखोगे तो किसी भी कीमत में आप प्रॉब्लम को आप नहीं बना पाओगे इजी वे में। तीसरी बात, विदाउट प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हुए अगर आप बनाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, यह बात आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि प्रॉब्लम को आसान बनाया जा सके। कोई एक हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम सारे प्रॉब्लम को बना सके, उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। और वो सारे प्रॉपर्टी जब तक आपको याद नहीं होगा आप किसी प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट उसी तरीका से जैसे एक छोटी सी बात समझो, अगर आप अपने घर में किचन में नहीं जाते हो और मैं आपसे पूछूं कि जाओ अपने घर के किचन से चीनी लाके दो, तो आपको पता है? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सही तरीका के डब्बे किचन रूम में जाकर ढूंढोगे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि चीनी किस डब्बे में है तो अगर आपकी आंख के ऊपर पट्टी भी बांधा होगा तो आप उसी डब्बे को ढूंढोगे। या फिर अगर आपकी किचन में हमेशा जानकारी होगी तो आप ये बता सकते हैं कि भैया या पापा या मम्मी आज घर में चीनी शॉर्ट हो गया है। ये जानकारी जैसे ही अगला मांगेगा आप डिमांड बता पाओगे। इसलिए आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज और प्रॉपर्टी का ज्ञान याद रहना अति आवश्यक है। अदरवाइज आप पढ़ने के बाद भी आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते जब तक आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नहीं बदलता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नहीं बदलता है जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में डिटरमिनेंट्स को बदल दिया जाए। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है। यानी कि आप प्रॉब्लम बनाने के क्रम में अगर कभी ऐसा लगे, महसूस आपको हो कि आपको बदलना चाहिए, उससे प्रॉब्लम आसान है, तो आप फ्रीक्वेंटली आज के बाद बदल सकते हैं। लेकिन उसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए मैं एक डिटरमिनेंट्स लेता हूं, कंसीडर किया मैंने एक डिटरमिनेंट्स डेल जिसका एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप एक्सपेंड करते हैं along R1, we get del is equal to A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इन्हें छोड़ देंगे, क्या बचेगा? B2 डायरेक्ट हम लोग लिख लें B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लिफ्ट करोगे, क्या मिलेगा? B1 C3 माइनस B3 C1, राइट? एंड थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ोगे तो बचेगा B1 C2 माइनस B2 C1। ये आप मान लो रिजल्ट 1। अभी इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए तो वैल्यू ये आया। अगेन हम लोग एक नया डिटरमिनेंट्स कंसीडर करते हैं जो पहले वाले डिटरमिनेंट्स के हर एक एलिमेंट से बना है, बट पहले वाले डिटरमिनेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को
कॉलम में चेंज कर रहे हैं। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। क्लियर है? हम लोग क्या किए हैं कि जो पहले वाले डिटरमिनेंट्स के रो के एलिमेंट है उनको कॉलम में चेंज कर दिए हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखे हैं, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि रो के एलिमेंट को कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में आप चेंज कर दिए हो। अब इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या ये डिटरमिनेंट्स के बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए इसे भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, expanding along R1, we get del dash is equals to A1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो मिले A2 B3 माइनस A3 B2। आप इसे मिलाओ पहले वाले रिजल्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका मिलता है, आप इसे सीधे लिख लो A1 B2 C3 माइनस B3 C2, लेकिन ये सेकेंड पार्ट में माइनस है, यहां A2 है जो नहीं है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 C1 B3 माइनस A3 B2 C1। चलो अब हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हमारे पास देखते हैं यहां पे माइनस A2 लाना है, तो एक हम लोग यहां पे देख लिए माइनस A2 और A2 कहां है, एक यहां है A2, तो जो मैंने टिक किया इससे माइनस मैंने कॉमन लूंगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2। अब ये दोनों से माइनस A2 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा B1 C3 माइनस B3 C1। ये दोनों से अगर माइनस A2 कॉमन लोगे तो ये होगा, अब आप मल्टीप्लाई करके दोगे ये आ जाएगा। चलो प्लस A3 चाहिए, अब मैं यहां जो क्रॉस कर रहा हूं इन दोनों से प्लस A3 अगर कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देखोगे ये डेल डैश का वैल्यू आ गया है जिसको आप इक्वेशन 2 बोल रहे हो। अगर आप हम लोग मैच करें तो बिल्कुल मैच कर जा रहा है, इसका मतलब डेल का जो वैल्यू है और डेल डैश का जो वैल्यू है दोनों आपस में बराबर आ रहा है। हेंस डेल इज इक्वल टू डेल डैश। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्विचिंग प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रो or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed, but its value remains the same। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। बोलता है कि अगर कभी प्रॉब्लम बनाने में आपको ऐसा लगे कि हम कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं या कोई दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप समझते हो तो आप कर सकते हो। बोलता है कि वैल्यू बदलता नहीं है, डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए तो उससे डिटरमिनेंट्स के मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर मान लो कि कोई एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू 5 है, अगर हम उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाले जिसका वैल्यू 5 आया है, हम उससे एक नया डिटरमिनेंट्स बनाएं और उसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके अगर वैल्यू निकालें तो मैग्नीट्यूड 5 ही आएगा, बट वहां पे +5 आया था तो अब अगले बार में -5 आंसर आएगा। जरा इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो डेल इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट्स हैं। आप इन्हें एक्सपेंड करते हो और वैल्यू निकालते हो
एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट क्या मिलेगा, A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए तो मिलेगा हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो B1C3 माइनस B3C1 प्लस A3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे B1C2 माइनस B2C1। ये तो आपको समझ में आ ही गया। चलो अब हम लोग लेते हैं अगेन एक नया डिटरमिनेंट डेल डैश कंसीडर कर रहा हूं मैं, जो इस डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया हुआ होगा। मान लो कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो में और सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो में लिखता हूं, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। चलो अब मैं इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल कर देखता हूं क्या आता है। आपको पता है ना कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट्स को अगर एक साथ आप देखें तो एलिमेंट तो सेम है, बस अंतर यही है कि जो पहले वाले डिटरमिनेंट्स का जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो दूसरे वाले डिटरमिनेंट्स में सेकेंड रो में है और पहले वाले डिटरमिनेंट्स के जो सेकेंड रो के एलिमेंट है वो दूसरे वाले डिटरमिनेंट्स में फर्स्ट रो का एलिमेंट है, यानी कि हमने रो को इंटरचेंज कर लिया है। अब मैं इसका वैल्यू निकाल के देखता हूं इसका वैल्यू कितना आता है, क्या मैग्नीट्यूड जो पहले वाले का है सेम आता है या नहीं आता है। इस डिटरमिनेंट्स को भी एक्सपेंड करते हैं आप R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट फर्स्ट रो के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा B1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लिफ्ट कर दो, सॉल्व कर दोगे A2C3 माइनस A3C2 माइनस B2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम आप छोड़ देंगे तो आएगा A1C3 माइनस A3C1 प्लस B3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास A1C2 माइनस A2C1। सिर्फ प्रॉपर्टी रटना नहीं है, प्रॉपर्टी समझोगे तो मजा आएगा। दूसरे को जैसा आप कॉल प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, प्रॉपर्टी को समझकर भी रखना है। चलो अब देखोगे ये और ये साफ दिखाई दे रहा है, अलग अलग है, लेकिन मैं एक साथ लाने का कोशिश करता हूं। मल्टीप्लाई कर दो इसको, A2B1C3 माइनस A3B1C2 माइनस B2A1C3 प्लस B2A3C1 प्लस B3A1C2 माइनस B3A2C1 हमने ये रखा। अगर अब हम लोग देखें तो पहले वाले में आंसर में क्या है, यहाँ पे A1। अब हम लोग A1 ढूंढेंगे, कहां कहां A1 है, तो एक यहाँ पे A1 है और दूसरा A1 इसके पास है। अब इन दोनों में पहले वाले में तो प्लस A1 है, अब हम लोग माइनस A1 कॉमन लेंगे। जरा देखो माइनस A1 अगर हम लोग ले ले इन दोनों से जो टिक किया है, जब ये इन दोनों टिक किए हुए से माइनस A1 अगर कॉमन ले तो हमारे पास आएगा B2C3 माइनस B3C2। चलो सेकेंड वाले टर्म देखा माइनस A2। अब हम लोग देखेंगे A2 कहां पे है, तो मैंने यहां पे क्रॉस किया है A2 और एक यहां पे A2 क्रॉस किया है, हमारे पास यहां पे है माइनस A2। अब हम लोग प्लस A2 कॉमन लेते हैं, प्लस A2। जब प्लस A2 कॉमन लोगे तो B1C3 माइनस B3C1 ये हमारे पास बच गया। अब देखो थर्ड वाले में क्या प्लस A3, तो हम लोग A3 देखेंगे कहां पे है, एक यहां पे है A3 और एक यहां पे है A3। हम लोग माइनस A3 कॉमन ले लें, माइनस A3 जब कॉमन लेंगे ये अंडरलाइन किए हुए वाले से तो हमारे पास बचेगा B1C2 माइनस B2C1
B2C1, ये हम लोगों के पास बचा। चलो अब इन दोनों में अब ऐसा काम करते हैं, ये तीनों टर्म से आप माइनस कॉमन ले लो फाइनली, तो आपके पास बचेगा A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 B1C3 माइनस B3C1 प्लस A3 B1C2 माइनस B2C1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझो ये माइनस है, और ये पहले वाले से अगर रिजल्ट देखें तो पहले वाले जस्ट यहां पे आ गया है, यानी कि पहले वाले किसका वैल्यू है, डेल का वैल्यू। इट मींस ये डेल के बराबर है, ये डेल डैश जो है वो माइनस ऑफ डेल के बराबर है। हेंस del is equals to minus of del dash, del is equal to minus of del dash। प्रूफ क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी, इसको हम लोग रिपीटेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो। आप बोल रहा है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स में कोई दो रो या कोई दो कॉलम का एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 होगा। चलो प्रूफ करके देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि डेल है, डेल इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3, और फिर से मैंने लिखा A1 A2 A3। आप इसमें देख रहे हो कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो हम लोग अपना बेसिक फंडा लेते हैं, एक्सपेंशन। मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूं कि इसका वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद क्या आता है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो A1 दिस रो एंड दिस रो कैंसिल, आपके पास होगा B2 A2 माइनस B3 A2 माइनस A2, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे B1 A3 माइनस B3 A1। मैं जैसे वैल्यू निकालता हूं डियर स्टूडेंट, फिंगर रख रख के आप भी करना, गलती नहीं होगा। प्लस A3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास होगा B1 A2 माइनस B2 A1। चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, A1 A2 B2 माइनस A1 A2 B3 माइनस A2 A3 B1 प्लस A2 A1 B3 प्लस A2 A3 B1 माइनस A1 A3 B2 A1 A3 B2 A1 A2 B2। जरा देखेंगे A1 A2 B2 कहीं दिखाई दे रहा है? A1 A2 B2, कुछ गलती हुआ है? A1 A2 B2 A3 A1 A3 B2। जरा हम लोग फिर से देखें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 A1 A2 A3। A1 ये लाइन और ये लाइन को छोड़ देंगे, B2 अच्छा B2 A3 होगा, ये B2 A3 A1 A3 B2। इसलिए मैंने बोला फिंगर रखना है और केयरफुली काम करना है। A1 A3 B2 A1 A3 B2, देखो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। A1 A2 B3 A1 A2 B3 A1 A2 B3, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। A2 A3 B1 A2 A3 B1, ये प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 0। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग सेकेंड मेथड जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े हो,
अगर उस मेथड का इस्तेमाल करें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 A2 A3, और यहां पे हम लोग लिखते हैं ये B1 B2 B3, और ये है हमारा A1 A2 A3। अगर हम यहां पे लिख दें कि R1 चेंज R3 और R3 चेंज R1, यानी कि हम R1 के एलिमेंट को R3 में और R3 के एलिमेंट को R1 में ले जाएंगे, तो ये माइनस तो बाहर में आएगा, लेकिन वो A1 A2 A3 मैं थर्ड रो को वहां ले गया और थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो में लिखूंगा। ये है B1 B2 B3 और दिखाई देगा ये A1 A2 A3। मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो में लिख लिया, क्योंकि रो को रो में चेंज करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा। अब आप जरा समझिए, ये तो लेकिन डेल के ही बराबर है, इट मीन्स डेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल, इट मीन्स 2 डेल इज इक्वल टू 0, इंप्लाइड दैट डेल इज इक्वल टू 0। प्रूफ, इसका मतलब है कि ये जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 प्रूव हो गया सेकेंड मेथड से भी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? हम लोगों के पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम को बनाने में बहुत ही अच्छे से करेंगे अगर आप समझ पाओगे तो। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी का नाम है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant be multiplied by a number, then its value is also multiplied by that number। कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड किया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उस नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में इसको और समझें, अगर कोई डिटरमिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में यदि कोई नंबर फैक्टर हो तो उस नंबर को डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर कॉमन ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का मेन उद्देश्य यही है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, देन वी टेक आउट द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर उसको कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? जरा समझो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके कैसे समझते हैं। प्रूफ, फर्स्ट सबसे पहले मान लिया जाए कि एक हम सिंपल डिटरमिनेंट्स कंसीडर करते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू निकालो तो आप एक्सपेंड करके बोलते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट A1 B2 C3 minus B3 C2 minus A2, this line and this line, B1 C3 minus B3 C1 plus A3, this line and this line, B1 C2 minus B2 C1। यह है आपका वैल्यू, यह है डेल का वैल्यू जो साधारण आता है। मान लिया जाए एक हम डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं डेल डैश, और मैं इस डिटरमिनेंट्स के पहले वाले डिटरमिनेंट्स के फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को m से मल्टीप्लाई कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें, और ये m 0 नहीं है, तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो है क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we get MA1 B2 C3 minus
B3C2 माइनस Ma2 B1C3 माइनस B3C1 प्लस Ma3 B1C2 माइनस B2C1। अब आप m को कॉमन ले लोगे, A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 B1C3 माइनस B3C1 प्लस A3 B1C2 माइनस B2C1। आप जरा समझो, ये है m और इसका जो वैल्यू आप देखोगे इक्वेशन 1 से देखो तो वो डेल के ही बराबर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास डेल डैश जो डिटरमिनेंट्स हम लोग लिए थे उसका वैल्यू m इंटू डेल के बराबर है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव हो जाता है। 10 अगर मान लिया जाए ये डिटरमिनेंट्स है Ma1 Ma2 Ma3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इस डिटरमिनेंट्स को अगर सॉल्व करना हो, इसका मतलब है कि हमें दिखाई दे रहा है कि m जो है फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में कॉमन है, तो इस m को हम डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर कॉमन लिख सकते हैं और ये जो होगा m इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझने के लिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़े हो, मैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉब्लम लिखा हूं, जरा समझना। अब ऐसे प्रॉब्लम को आप देखोगे और एक्सपेंड करना चाहोगे तो आपके लिए बड़ा बड़ा डिजिट है, एक्सपेंड हो पाएगा, कष्ट होगा थोड़ा। तो हम लोग उसके लिए ही प्रॉपर्टी पढ़े हैं और ये प्रॉपर्टी में आगे चलकर हम जब प्रॉपर्टी सारे समाप्त करेंगे तो आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों और कैसे करना और क्या सोचकर करना है। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम में मैं इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने के लिए बोले तो आप बोलोगे सर डेल इज इक्वल टू 102 18 36 है, 1 है, 3 है, 4 है, 17 3 और 6 है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी नंबर 4 को पढ़े हो तो अभी आप जस्ट तुरंत बोलोगे कि सर फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में 6 फैक्टर है। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में 6 फैक्टर है। जैसे आप समझो ऐसे लिख सकते हैं, एडमिन 6 इंटू 17 लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं आप इसे, और 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। एडमिन 1 3 4 17 3 और 6 है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 के रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में 6 फैक्टर है, इसलिए 6 को डिटरमिनेंट्स के साइन के बाहर लिख सकते हैं। और 17 3 6 1 3 4 17 3 6। डियर स्टूडेंट, ये तो 6 जो बाहर है वो 6 है, लेकिन आप अगर इस डिटरमिनेंट्स को देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, लेकिन वो बगल में आपको लिखना होगा। क्यों 0 बोले हो? सिंस फर्स्ट रो इज इक्वल टू थर्ड रो। फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में बराबर हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं बचे हुए प्रॉपर्टी नंबर 5 6 7 8 9 10 ये मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना नहीं भूलें। मैं आपके लिए नए नए वीडियो प्रतिदिन आपके लिए बना रहा हूं। थैंक यू।